फास्ट फूड खाने से शरीर में क्या होता है। जो लोग फास्ट फूड, जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और भी मैदे की बनी हुई चीजें खाते हैं, तब उनका बार बार फास्ट फूड, जंक फूड खाने का मन क्यों होता है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमको बार बार फास्ट फूड खाने की क्रेविंग क्यों होने लगती है और इन जंक फूड को खाने से हमारी बॉडी में क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फास्ट फूड हमारी बॉडी में जाकर क्या करता है। जैसे ही पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या मैदे से बनी हुई चीजें खाते हैं तो वो आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाता है और पेट में जाकर ये काफी देर तक पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें लाइव एंजाइम नहीं होते। इसके कारण ये लंबे समय तक पेट में पड़ा रहता है। ये जंक फूड बने होते हैं मैदे से। तो अब सबसे पहले ये जानते हैं कि मैदा बनता कैसे है। आटा और मैदा दोनों बनते तो गेहूं से ही हैं। गेहूं में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर को ब्रेन कहते हैं, मिडिल में होता है एंडोस्पर्म और सबसे लास्ट में होता है जर्म। तो इनमें जो सबसे पहली लेयर में होता है वो है फाइबर, विटामिन बी और मिनरल्स। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब बीच में आता है एंडोस्पर्म, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें होता है स्टार्ची, कार्बोहाइड्रेट और लास्ट में होता है जर्म। पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें विटामिन बी, विटामिन ई, फाइटोकेमिकल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं जो बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। मैदा एंडोस्पर्म से बना होता है जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ये स्टार्च होने के कारण चिपकता है। अब जैसे ही आप फास्ट फूड खाते हैं तो पेट में जाकर वो लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, क्योंकि वो है डेड फूड। इसमें कोई लाइव एंजाइम नहीं है। अब लंबे टाइम तक पेट में पड़े रहने से पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। इससे पेट में एसिडिटी बढ़ती है। जब ये हमारे पेट में हमारी छोटी आंत में जाता है तो इसमें फाइबर न होने के कारण ये हमारी आंतों में चिपकने लगता है और लंबे टाइम तक आंतों में वहीं चिपका रहता है, जिसके कारण वहाँ सड़न होने लगती है। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ वायरस और बैक्टीरिया पनपने लगेंगे और सड़न के कारण पेट में गैस भी बनेगी और वायरस बैक्टीरिया पनपने के कारण वहाँ घाव भी होता है, जिसे हम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और इन्फेक्शन होते ही आपको पेट में तेज दर्द होगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एंटीबायोटिक थमा देते हैं। इसे आप चुपचाप ले लेते हैं और इससे आपको पेट दर्द से रिलीफ मिलने लगती है। इस एंटीबायोटिक से आप कैसे ठीक हो जाते हैं, कभी सोचा है? ये एंटीबायोटिक इतनी खतरनाक है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जानते हैं कि हमको फास्ट फूड की क्रेविंग क्यों होती है, बार बार जंक फूड खाने का क्यों मन करता है। तो चलिए इसका साइंस भी जान लेते हैं। तो बात है सन 1908 की। 1908 में जापान में 2 सुजुकी ब्रदर्स एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट कैसे बढ़े। तो वे रेस्टोरेंट में बैठने आए हुए ग्राहकों का बिहेवियर नोटिस किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्राहक का पेट भर जाता है वो और खाना ऑर्डर करना बंद कर देते हैं। तब उनके दिमाग में एक बात आई कि रेस्टोरेंट में आए ग्राहक का कभी पेट ही न भरे तो ग्राहक ज्यादा खाना ऑर्डर करेंगे, इससे उनका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। तो आप पहले ये समझिए कि जब हमें भूख लगती है तो ब्रेन का सिग्नल पेट तक पहुंचता है और हमें भूख का एहसास होने लगता है। आप एक बार के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आपके ब्रेन में ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट है और जब ब्रेन देखता है कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो ग्रीन लाइट यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन को ऑन कर देता है और हमें पेट में भूख का एहसास होने लगता है। तो खाना खाने के बाद जब ब्रेन देखता है कि खाया हुआ खाना पर्याप्त है तो वो ग्रीन सिग्नल को ऑफ करके रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को ऑन कर देता है। तब आपको एहसास होता है कि अब और खाने की इच्छा या आवश्यकता नहीं है। तो सुजुकी ब्रदर्स कुछ साइंटिस्ट से मिले और बोला कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट में खाने के लिए आए तब उनका ग्रीन सिग्नल हमेशा के लिए ऑन रहे और रेड सिग्नल हमेशा के लिए ऑफ हो जाए, ताकि उनको खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहे, जिससे वो खाना ऑर्डर करें और खाते रहें। तो साइंटिस्ट ने इनकी बात सुनने के बाद एक केमिकल को बनाया जिसका नाम है MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और सुजुकी ब्रदर्स को समझाया कि बस ये अपने रेस्टोरेंट में खाने में मिला देना। MSG की यही खासियत है कि जैसे ही खाने से आपकी जीभ तक पहुंचता है तो जीभ से सीधे ब्रेन में ग्रीन सिग्नल यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन को लगातार ऑन रहने पर मजबूर कर देता है और साथ ही रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसका मतलब है कि आप जितना MSG वाला खाना खाएंगे उतना ही आपको ग्रीन सिग्नल ऑन रहेगा और रेड सिग्नल ऑफ, यानी कि खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहेगी। ऐसा लगातार कुछ सालों तक MSG मिले हुए फूड खाने से रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन प्रक्रिया पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और ऐसे बच्चे दिन भर खाना खाते ही रहते हैं और तब भी उनकी भूख नहीं मिटती। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको खाना खाने के बाद ही तुरंत भूख लगने लगती है। ये जितने भी फास्ट फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज लगभग सभी में MSG होता है। MSG को आप मिट्टी में मिलाकर खाएंगे तो वो भी आपको टेस्टी लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जंक फूड मार्केट में मिलता है
लाइक पिज्जा। पिज्जा को आप अपने घर में बनाते हो तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको नहीं आता। आपका बच्चा यही बोलेगा कि मम्मी आपके पिज्जा में वो स्वाद नहीं है जो रेस्टोरेंट के बने पिज्जा में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिज्जा आपको रेस्टोरेंट में टेस्टी लगता है उसकी वजह है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। मार्केट से आप MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट खरीदिए, जिसे हिंदी में अजीनोमोटो कहते हैं। वो आप अपने खाने में मिलाकर खाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। MSG जीभ के जरिए ब्रेन अटैक करता है और MSG आपकी नाक के माध्यम से भी आपके ब्रेन को हिट करता है। आपने कभी ध्यान भी दिया होगा कि आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट या जंक फूड के ठेले से गुजरते हैं, तब आपको पिकोली सी स्मेल आती है और आपको एहसास होता है कि भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। और कभी कभी तो कुछ लोगों के मुंह में पानी तक आ जाता है। दरअसल ये MSG का कमाल है। MSG लीड्स टू मेनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मेंटल डिसऑर्डर, ओबेसिटी आदि। जो आप लगातार 2 से 4 साल तक फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तब बॉडी में कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। इससे कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थका सा रहना, ओवरवेट होना, नींद का न आना या फिर बहुत नींद का आना, पढ़ाई में मन ना लगना आदि। तब ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस से पता चलता है कि कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स की डिफिशियंसी है और फिर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की गोली के साथ कई सारे हेल्थ के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन्स और मिनरल्स को समझने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट में विटामिन सी की कमी है और डॉक्टर उसको विटामिन सी की गोलियां देता है। विटामिन सी के हाई इंटेक से कॉपर के एब्जॉर्प्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कॉपर डिफिशियंसी हो सकती है। जबकि कॉपर की क्वांटिटी का सीधा कनेक्शन आयरन के मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन से है। कॉपर की डिफिशियंसी से आयरन टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और इसका इफेक्ट विटामिन B1, B2 और विटामिन B6 और विटामिन E के साथ कई सारे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन पर पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा चेंज रिएक्शन जिससे बॉडी की बनाई केमिस्ट्री का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए नेचर के फलों और सब्जियों में एक ही तरह के विटामिन और मिनरल्स ना डालकर कई सारे विटामिन और मिनरल्स का एक ऐसा अनोखा बैलेंस बनाया है जो हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट है। कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स की टैबलेट ना लेकर खूब सारा फल और सब्जी खाएं, तो उससे विटामिन्स और मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन होता है। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन्स बॉडी एब्जॉर्प्शन कर लेगा। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, जो डॉक्टर्स हमें बात बात पर थमा देते हैं। ध्यान से सुने, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। एंटीबायोटिक आपके बॉडी में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है। जैसे ही आपने एंटीबायोटिक ली और पेट में बैक्टीरिया मर गए, इन्होंने पेट के अंदर घाव किया था। वो तो सही है कि बैक्टीरिया मर गए, पर इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी के हर सेल्स में 90% बैक्टीरिया होते हैं। मतलब हमारा पूरा शरीर ही बैक्टीरिया से बना है। एंटीबायोटिक मेडिसिन को ये तो पता नहीं है कि ये गुड बैक्टीरिया है या फिर बैड बैक्टीरिया। वो इसे आइडेंटिफाई नहीं करती है, वो तो दोनों बैक्टीरिया को खत्म करती है। बॉडी में सारा खेल बैक्टीरिया का ही है। आपको उस टाइम तो लगता होगा कि आप ठीक हो गए, पर एंटीबायोटिक लेने से आपको बहुत बुरे परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। इससे आपका डाइजेशन पूरी तरह से खराब होने लगता है, हमेशा पेट की समस्या सताएगी। अब आप बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो चिंता मत कीजिए, इसका सोल्यूशन हम आगे बताएंगे। पहले पूरा मैकेनिज्म जानते हैं। तो जैसा कि आपको बताया था कि फास्ट फूड मैदे से बनता है और उसमें कोई फाइबर नहीं होता है। अब ये फूड हमारी छोटी आंतों से होकर हमारी बड़ी आंतों में जाता है। वहाँ भी जाकर ये हमारी आंतों में चिपकने लगता है और लंबे समय तक ऐसा चलते रहने से ये आपकी बड़ी आंतों में बहुत ज्यादा चिपक जाता है, जिससे आपका पेट साफ नहीं होता है और उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अब ये रोज आंत में जाकर चिपकता रहेगा तो मोशन बाहर कैसे आएंगे, भले ही बाथरूम में घंटों तक बैठे कितना जोर लगाते रहें। इसके बाद धीरे धीरे आपको होने लगती है पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर में सबसे पहले होती है खूनी बवासीर, क्योंकि आंतों में बहुत सारा मल चिपका हुआ होता है और वो भी बहुत दिनों से। तो धीरे धीरे वहाँ छोटी छोटी गांठें होने लगती हैं, जिससे जोर लगाने पर वहाँ से खून आने लगता है और व्यक्ति को इसमें बहुत दर्द होता है। पर इसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो गांठें एनस के बाहर आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति को बैठने पर भी तेज दर्द होता है, जिसके बाद फिर लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं। पर ऑपरेशन तो इसका हल नहीं है, वो तो टेम्परेरी है। रूट कॉज तो गया ही नहीं। रूट कॉज तो आप सभी को पता है, जो हमने अभी इस वीडियो में बताए हैं कि कैसे बार बार बिना फाइबर की चीजें खाने से और बार बार मैदा खाने से ये सब हुआ। तो जो लोग बवासीर का ऑपरेशन करवाते हैं उनको ये समझाना है कि कैसे ये जीभ का स्वाद आपको किस बुरे हाल तक ले जाता है। तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब वापस से बात करते हैं एंटीबायोटिक के सोल्यूशन के बारे में। शरीर में 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं, अच्छे और बुरे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप हमारे गुड बैक्टीरिया को हमारी आर्मी समझ लीजिए और बैड बैक्टीरिया को आतंकवादी समझ लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गुड बैक्टीरिया की फौज बढ़ानी है।
जैसे ही शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे तो शरीर के गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को बड़े ही आसानी से मारकर शरीर के बाहर कर देंगे। तो आपको बैड बैक्टीरिया को नहीं मारना है, बस आप गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए, वो अपने आप इनको मारकर शरीर के बाहर कर देंगे। तो आप गुड बैक्टीरिया की फौज कैसे बढ़ाओगे? गुड बैक्टीरिया का भोजन है लाइव एंजाइम और फाइबर वाले फूड, और बैड बैक्टीरिया का भोजन डेड फूड यानी जिसमें लाइव व्यंजन नहीं है, मतलब अनहेल्दी फूड। तो आप जिस फूड को ज्यादा खाओगे उसी की संख्या बढ़ेगी। अब आप जैसे ही लाइव एंजाइम वाला फूड खाना शुरू करोगे तो लाइव एंजाइम फूड यानी फल और सब्जियां जो डाइट हमें नेचर से मिलती है उसके खाने से गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे, और साथ ही आप अनहेल्दी फूड खाना बंद कर दोगे तो बैड बैक्टीरिया को उनका खाना नहीं मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे बॉडी से खत्म होने लगेंगे। और जैसे फल और सब्जियां खाना शुरू करोगे तो उनमें फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो ये आपके पेट और आंतों को क्लीन करते हुए आपकी बॉडी से बाहर आएंगे, क्योंकि फाइबर क्लीनरी का काम करता है। जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं वैसे ही फाइबर भी एक तरीके से अपने अंदर एक पोछा लगाता है। तो आप इन फास्ट फूड को कभी कभी खा सकते हैं, पर ये याद रहे कि इसे खाने के बाद आप रोजाना डबल क्वांटिटी में फल और सब्जियां खाएं। इससे होगा ये कि जो आपने कभी कभी अनहेल्दी फूड खाया है तो फाइबर उसको अंदर से क्लीन कर देगा, और जो लोग रोजाना अनहेल्दी फूड खाते हैं उनको आदत पड़ चुकी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये बुरी आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो बाद में सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहोगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ। रेनेटस नोवा यूज करने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव आखिर क्या हैं? जब हम रेनेटस यूज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ अजीब से चेंजेस होने लगते हैं, जैसे कि लूज मोशन होना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, शरीर में खुजली होना, या कोई जिस समस्या के लिए आपने इस प्रोडक्ट को लिया है वो समस्या थोड़ी सी बढ़ जाना। ये सारे चेंजेस जो अचानक से हमें बॉडी में देखने को लिए मिलते हैं आखिर है क्या? इनको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज इन सभी को समझने के लिए, जानने के लिए आज इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब रेनेटस नोवा हम खा रहे हैं तो एक प्रकार का ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है। और जब प्रकृति अपना काम करती है तो उसका काम करने का तरीका जो होता है वो नेचुरल तरीका होता है। और नेचुरल तरीका क्या है? सबसे पहले ये प्रोडक्ट आपके बॉडी में एंट्री करने के बाद आपकी क्लींजिंग पे काम करता है, आपकी सफाई के ऊपर काम करता है। ये सफाई होती कैसे, हम इसको एक बार समझ लेंगे तो होने वाले चेंजेस हमें ऑटोमेटिकली में समझ में आने वाले हैं। तो क्या है वो चेंजेस? तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर आपका एक पार्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो फिगर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए यहाँ जो एरो आपको दिख रहा है ये हमारा पेट है, जहाँ पर जैसे ही आप फूड पाइप के द्वारा आपका खाना पहुँचता है, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में खाने में कुछ एक्स्ट्रा पाचक रस मिल जाते हैं जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। एक प्रकार का यहाँ पर आपके खाने का ग्राइंडर होता है, जूस बनता है, और वो सारा का सारा जूस जो है आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है। वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो आप देख रहे हैं येलो एरो जो आपको दिख रहा है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और पूरी बॉडी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम है इस स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में काम करती है, आपके खाने से महत्वपूर्ण तत्वों को सोख कर सक कर लेती है और ब्लड के रास्ते अलग अलग ऑर्गन्स तक ये जो न्यूट्रिएंट है और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम आपका ब्लड करता है। मैं आगे समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी रेड एरो में जो आपको दिख रहा है, इसके द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ज़रा और डीपली समझते हैं। देखिए, अंदर से देखने में इस टाइप की होती है। जो आप देखेंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपके लंबाई की लगभग 4.5 गुना ये लंबाई में होती है, और इसके अंदर ही पूरा खाना जाता है। और अगर बायोलॉजिकल इसका फिगर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस टाइप की कुछ इसमें छोटी छोटी विलाई होती है, इनको विलाई बोला जाता है। और यही वो विलाई हैं जो आपके खाने में से महत्वपूर्ण तत्व पोषक आहार को सोखने का काम करती हैं। और इनके साइड में जो ब्लड फ्लो होता रहता है, उस ब्लड के अंदर आपकी वेन्स और आर्टरीज होती हैं जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक आपके न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करती हैं। ये जो ब्लड है,
ब्लड का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ब्लड कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, देखिए इसको समझाता हूँ। उससे पहले समझिए, ये जो विलाई है, विलाई जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस विलाई को देखिए, अंदर से कुछ इस टाइप की होती हैं। अभी जो आप नंबर 1 पर जो अपना स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का, वो ये है, जब आप पैदा होते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल ये क्लीन होती है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम बढ़ती हुई एज में अपनी बॉडी के अंदर वो सभी चीज़ें खाने लगते हैं जो हमारी जुबान को अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ें उपयुक्त नहीं होती हैं। और धीरे धीरे जो सेकंड नंबर का फिगर देख रहे हैं, इस टाइप में हमारी इस विलाई में गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है और ये गंदगी पूरी तरीके से सोच के रास्ते बाहर नहीं आ पाती है और ये इसके अंदर अटक के रह जाती है। और यही वो गंदगी है जो आपके अंदर एक प्रकार का डिस्टर्बेंस पैदा करती है, एक प्रकार की सड़न पैदा करती है। यही वो गंदगी है जो आपके पेट के पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करती है, एसिडिटी बनाती है और न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस गंदगी के द्वारा जन्म लिया जाता है। थर्ड फेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करेंगे तो थर्ड फेज में हमारा ये प्रोडक्ट सबसे पहले इस गंदगी को निकालने का काम करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी जब किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बस्ट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि एक सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं कटती है। तो सोचिए कि इसके अंदर कितना बड़ा जो आपका फेज है आपके पेट के अंदर चल रहा होता है। इसको समझिए, इसको और थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो मैं समझा रहा था अभी, ये जो गंदगी है ये वाली, ये आपके इन विलाई के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिल्कुल फंस के चली जाती है। अब ये इसके साइड के अंदर ये ब्लड फ्लो होता रहता है, ये ब्लड एक ट्रांसमिशन का काम करता है। लेकिन जब ये गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जो ब्लड के रास्ते आपके न्यूट्रिएंट जाने चाहिए थे वो सारे के सारे इस गंदगी में मिलने लगते हैं। यानी कि जब गंदगी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड में धीरे धीरे इसका मिलना शुरू हो जाता है, ये ब्लड के अंदर भी धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये ब्लड के रास्ते आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले जब आपकी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मली ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए पहले नंबर पे ए पर देखिए ये इस तरह की होती है। लेकिन और ज़्यादा जब इसमें गंदगी बढ़ जाती है तो यहाँ देखिए बी में क्या हाल होता है और सी में ये एक तरह का इसके अंदर अल्सर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो ब्लड है वो एक तरह का बस ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। जैसे एक बस है, अलग अलग स्टेशन से सवारियों को उठाती है और अलग अलग डेस्टिनेशन पर उन सवारियों को छोड़ती हुई चली जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है, ये दो चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन करने का काम करता है। वो क्या है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जब आप जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व है, एक तो ब्लड के रास्ते वो जाते हैं, दूसरा आप जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस ब्लड के रास्ते ट्रांसफ़र होती है आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक। अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके द्वारा ही आपके अलग अलग ऑर्गन्स संचालित हो रहे हैं, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है और जो आप हवा से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सब इसके रास्ते मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। अब देखिए जब ये गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो ये अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड के रास्ते पहुंचना स्टार्ट कर देती है। यही वो सारे रीज़न हैं कि अगर आपके हार्ट के अंदर दिक्कत आ रही है तो ये गंदगी वहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाती है, आपके किडनी के अंदर ये स्टोन के रूप में जम जाती है, लीवर के अंदर देख सकते हैं तो उसके अंदर सूजन आने स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा आप ये ग्रीन कलर की जो लीवर के नीचे ग्रीन कलर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी पैनक्रियाज हैं। पैनक्रियाज क्या करती हैं? एक प्रकार का हार्मोन्स, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज क्या है? हमारी एनर्जी होती है। तो जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, उसकी ये पैनक्रियाज जो है वो काम करना बंद कर देती है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर ये गंदगी बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है और वहाँ उस पूरी की पूरी पैनक्रियाज को डैमेज कर देती है। आपके लंग्स में कोई समस्या आ रही है तो वहाँ के जो पोर्स हैं आपके लंग्स के इस गंदगी के द्वारा वो ब्लॉक हो गए हैं।
इस तरीके से आपके माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गंदगी वहाँ तक भी पहुँची है। तो यानी ये गंदगी है क्या? ये सारी की सारी चीज़ें आपकी टॉक्सिन है, जो हम डेली बेस पर खाना खा रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर पॉल्यूशन जा रहा है, या ऐसी कुछ अनवांटेड हम चीज़ें खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है, वो सब ब्लड के रास्ते आपके फ्लो होने लगती है अलग अलग ऑर्गन्स तक, और वो सारी की सारी आपके सारे शरीर को ये अपने कंट्रोल में ले लेती है। और ये क्या है? एक प्रकार के बैड बैक्टीरियाज हैं जो जन्म लेने लगते हैं, पनपने लगते हैं, और जब इनकी संख्या एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये उस पूरे एरिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तेज़ी से डैमेज करते हैं, और वही एक कैंसर का रूप भी ले लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो होते कैसे हैं। देखिए, जब ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाएगा तो ये सफाई का काम करता है। जब आपकी बॉडी में जाकर ये इस गंदगी को बाहर फेंकने का काम करेगा तो ये बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और ये इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। और जब ये भागने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होता है, आपके सिर में दर्द होना स्टार्ट होगा। और अगर ये देखिए, इनको बाहर निकलने के आपकी बॉडी के अंदर 3 ही रास्ते हैं। पहला, ये शौच के रास्ते बाहर आएंगे तो लूज मोशन उस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, ये आपके सांस के रास्ते बाहर आएंगे तो उस समय आपको लगेगा कि मेरे दिल में बहुत तेज़ी धड़कन मेरी बढ़ गई है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। या फिर आपका स्किन में बहुत छोटे छोटे पोज होते हैं, उनके रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कभी कभी खुजली हो जाती है, वहाँ पर आपको इचिंग होगी, या कभी कभी छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब इसी का रूप है। तो ऐसी स्थिति जब भी आपको लगे या और भी कुछ भी चेंजेस आएँ या आपके कोई और प्रॉब्लम बढ़ने लगे तो उसमें आपको घबराना नहीं है। आप ये समझिए कि आपकी बॉडी की क्लींजिंग हो रही है, और ये जब जितनी तेज़ी से काम करेगा उतनी तेज़ी से आपकी क्लींजिंग होगी, और वो आपके लिए एक ऐसा फेज़ होता है जहां आपको ये समझना चाहिए कि मैं और मेरी बॉडी इस समय बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो उसको आप थोड़ा सा वहाँ पर सब्र रखिए। ये किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बॉडी में इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा इससे। ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको हीलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जब आप नेचुरल कोई भी चीज़ लेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप को हीलिंग करती है, सफाई करती है अपनी, तो उस समय ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको इस प्रोडक्ट को खाने के बाद कुछ अजीबो गरीब लगने लगे अपनी बॉडी में, कहीं दर्द होने लगे, कहीं इचिंग होने लगे, कुछ और भी दिक्कतें होने लगे, तो उस फेज़ को थोड़ा सा आप वहाँ पर कंट्रोल करिए अपने आप को, और वहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करिए। पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, और थोड़ा गुनगुना पानी पिएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अभी बात कर लेते हैं कि कभी कभी स्थिति आपको लगती है कि असहनीय हो रही है, कंडीशन ऐसी आ गई कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, असहनीय हो रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप एलोपैथ की किसी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, पेन को कंट्रोल करने के लिए, खुजली को कंट्रोल करने के लिए आप दिन में एक टैबलेट कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जा रहा है तो अपनी डोज को घटा बढ़ा सकते हैं आप। अगर आप 4 कैप्सूल डेली ले रहे हैं तो उसको 3 करिए, 3 ले रहे हैं तो 2 करिए, 2 ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल करिए, और जैसे जैसे आपको लगे कि नॉर्मल स्थिति होने लगी है तो फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाइए आप, और इसको डेली 4 कैप्सूल डेली की डोज पर आपको ले जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी लास्ट में यही है कि आपको पानी की क्वांटिटी इस दौरान काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज के इस वीडियो के अंदर जो आपकी समस्या है, अचानक से जो आपको महसूस हो रहा है, वो आपको सॉल्व हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि आखिर ये प्रोसीजर है क्या। ये एक हीलिंग प्रोसीजर है और इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई है, आपका बहुत बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं उस बिजनेस में तो आप हमारे प्रोडक्ट की जानकारी लेने के लिए, प्लान की जानकारी लेने के लिए आप और भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।